हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोनू ब्लॉग्स। और आज का ब्लॉग जो होने वाला है वो होने वाला है, अपना काम कर। क्या होने वाला है? तू बोलती क्यों नहीं है? बोलो। वो आई 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 आ। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बोनी का। हैं? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कि मैंने नया फोन ले लिया है। मुबारक, थैंक यू थैंक यू। तो अब मैं बनाऊंगा इस वाले फ़ोन से ब्लॉग, ठीक है ना। और फ़ोन लेने की खुशी में हम लोग निकल चुके हैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। भैया बच्चों की वैक्सीनेशन का दिन है, छुट्टी रखी आज हमने। आज सिर्फ हॉस्पिटल खेलेंगे सारा दिन। धीरा धीरा इसको लग रहा है भाप लग गई है कि आज इसकी वैक्सीनेशन है। इसको लग रहा है हो गया इसको। आज तो इसके लगेगा इंजेक्शन। टिक 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 टिक। धीरा धीरा मस्ती में है। पर अभी घर आए हैं और अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपनी PRP करवाने, ठीक है। मिलिए हमारे मामा ससुर से जो बीमार हैं। आज हॉस्पिटल खेल रहे हैं। ये भी बीमार होकर आए हैं। सही हो गया है। सॉरी भारी मिस्टेक हो गया सर। सही होकर आए। सही होकर आए हैं, रिपेयर होकर आए हैं। ये भी, इनकी भी स्प्रिंग डली है। नई स्प्रिंग डली है ना इनको। नहीं, पूरा दिन मुलाकात होगी सिर्फ हॉस्पिटल की। तो आ गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे मैं आपको बार बार मुलाकात करवाता हूँ इनसे। आओ चलें। ये कुछ रिजल्ट्स की फ़ोटोज़, जैसे कि ये ज़रूरी है भैया, यहाँ लेज़र भी होती है, पता है आपको। और हम आए आज PRP करवाने हैं। भाई मैं 2 से 3 महीने से अभी तक आया नहीं हूँ। मैं आया था अपने साले साहब की शादी से पहले। तो मेरे को ना थोड़ा सा लग रहा था, टकला सा महसूस हो रहा था। तो मैंने कहा भाई PRP करवा लेते हैं। स्पेशल कानपुर से ना। अरे लखनऊ और कानपुर में हरदम कंफ्यूज रहता हूँ। मुझे पता नहीं होता कि लखनऊ और कानपुर को एक ही लगता है। मुझे तो एक ही लगता है। हाँ, NCR और दिल्ली NCR वाला सीन लगता है। ये वही सेम बोरिंग वाला कॉन्सेप्ट। आओ खून दो, फिर मशीन से हमारा सर्कुलेट होगा वो। हेलो सर, कैसे हैं आप? मेरी कुछ क्वेरीज़ हैं। जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने मेरे को कुछ कमेंट्स करे हैं और मैंने उनका एक चैप्टर सा बनाया कि जिसके मैं आपसे क्वेश्चंस कुछ करूँगा। तो प्लीज़ मुझे उसके बढ़िया आंसर दीजिएगा। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को एक ये आया था कि जो हमने बाल लगाए हैं और वो क्या गिरेंगी? जो मैंने मतलब जो ट्रांसप्लांट मैंने कराया है और जो मेरे ओल्ड जो ओरिजिनल बाल थे, जिसको मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरे बाय बर्थ हेयर थे, वो मेरे गिर रहे हैं। और जो अभी हमने ट्रांसप्लांट किया है, क्या वो भी गिरेंगे ऐसे ही? देखो, हमारे यहाँ से यहाँ जो बाल होते हैं, इन बालों में एक THT रिसेप्टर होता है जिसमें होना होता है, तो इसलिए वो बाल तो जा ही सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इन बालों में जो हम यहाँ से लगाते हैं, ज़्यादातर इन बालों में रिसेप्टर नहीं होता। लेकिन अगेन थोड़ी एक्सेप्शन है कि 5 से 10% बाल इनमें से जो हमने लगाए हैं वो भी कई बार रिसेप्टर डेवलप कर सकते हैं। यदि आप कुछ DHT ब्लॉकर या मिनॉक्सिल वगैरह आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उन बालों पे भी असर पड़ सकता है, तो वो भी कम हो सकते हैं, लेकिन वो पूरे कभी नहीं जा सकते। तो उनमें से 10-15% बाल या तो थिन या गिर सकते हैं या थिन हो सकते हैं ज़्यादातर। बस वही कहना चाहूँगा कि मेरे से एक गलती हो चुकी है और मैं आपको बताऊँगा कि मेरे से क्या गलती हुई है। मतलब मैं खुद इतनी नॉलेज सर ने मुझे दी और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। मैं लास्ट में बताता हूँ कि मेरे से क्या गलती हुई है। कुछ मैसेजेस ऐसे हैं कि वो मेरे से बार बार पूछते हैं कि आपका क्या खर्चा आया, या जो क्लिनिक है आपका कुछ ऑफ़र्स हमें मिलते हैं या कोई आना चाहे। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए मुझे। देखो, कोई भी है वो एक खर्चा फिक्स है। अब जब भी आप हमारे उस पर कर सकते हैं। हर एक अलग अलग तरह के हमारे जो ट्रांसप्लांट के मेथड्स हैं उसके हिसाब से प्राइसेस वेरी करते हैं। डेफिनेटली टाइम टू टाइम भी वेरी करते हैं। तो जिसको भी चाहिए, जैसे आपके टाइम में जब हुआ था ये 50 रुपीज़ पर ग्राफ्ट था, जो बिग FUE टेक्निक थी। ये बिग FUE, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। इसमें आपने मुझे कुछ 3 चीज़ें बताई थी। बिग FUE आई थिंक कुछ, वो थोड़ा सा प्लीज़ मेरे को बताइए। देखिए, बेसिकली हम FUE टेक्निक मतलब फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जिसमें एक बाल हम निकालते हैं, एक लगाते हैं, उसी मेथड से करते हैं। हम यहाँ पे 3 तरह की अपनी टेक्निक है जो हमारी है। एक है नॉर्मल बायो FUE बोलते हैं, एक है बिग FUE जिसमें हम इम्प्लांटर पेन यूज़ करते हैं, शेफायर ब्लेड यूज़ करते हैं और पंच भी थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो उससे ज़्यादा अच्छे से एक फिनिशिंग आती है, कह सकते हैं। ग्राफ्ट की डेंसिटी ज़्यादा दी जा सकती है और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि हम रूट्स को इतना टच नहीं करते, तो रिजल्ट बाकी टेक्निक के मुकाबले 5 to 15% बेटर होते हैं। फिर इन दोनों के बीच में हमने एक IFUE बचाई जिसमें हम इम्प्लांटर ही यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वाले, थोड़ा कम कॉस्टली वाले।
और ब्लेड वगैरह हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो सबसे जो मेन टेक्निक है, जिसमें जो सबसे कॉस्टली टेक्निक है उसको हम बिग एफ बोलते हैं, वो DHI के इक्विवेलेंट डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन जैसी सी टेक्निक है। तो इसलिए उसकी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है और उसमें थोड़ा कम ग्राफ्ट इम्प्लांट करते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम सब बाल लगा ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन मेथड में और यही कॉस्ट इसके आसपास ही रहती है। तो आप जब भी आपको कन्फ्यूजन हो, आपके पास हमारे क्लिनिक के नंबर है, आप पूछ सकते हैं बात करके। बाकी कोई मेरे थ्रू आएगा तो मैं सर से रिक्वेस्ट करके डिस्काउंट करा दूंगा। और ऑफर्स बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लिनिक में आने के बाद पता लगती हैं। आप यहाँ पे आइए और आपको बहुत सारी नई चीज़ें मतलब जानने को मिलेंगी और रेट्स की जो बात है वो हो जाएगा सॉरी, जो रेट्स की बात है वो हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा एक ये था, आपके जो क्लिनिक में PRP जैसे आप करते हैं, मेरा ट्रांसप्लांट आपने किया, इसके अलावा कुछ और भी है? हाँ, अभी बहुत सारी नई चीज़ें भी आई हैं, जैसे कि आपने भी बीच में भी हमने PRP के अलावा भी हमारी बायोटिन PRP होती है, GFC होती है जिसमें थोड़ा सा और बेटर है, PRP का एक एडवांस रूप है। इसके अलावा मेसोथेरेपी जिसमें हम प्लांट प्रोडक्ट्स के ग्रोथ फैक्टर यूज़ करते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपना सैंपल नहीं देना चाहते या चाहते हैं कि यार मिनिमल, जैसे PRP में आप भी देखते हो 6 to 8 ml बन जाता है वो, तो बहुत सारे लोगों को लगता है अरे तो बहुत सारे इंजेक्शन लगा के, वो 2 to 3 ml में ही काम चल जाता है। इसके अलावा एक्सोजोम्स आजकल आए हैं। एक्सोजोम एक मॉलिक्यूल रहता है, मतलब जो बेटर हमारे स्टेम सेल या ग्रोथ फैक्टर को अच्छे से उसमें कर सकता है। इसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी रहती है, जो कि अभी तक तो बेसिकली प्लांट स्टेम सेल थेरेपी चली आ रही थी। अभी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो हम जल्दी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं कि अपनी ही बॉडी के स्टेम सेल हम यूज़ कर पाएँ। तो अभी इनिशियल फेजेस में हैं ये सारी टेक्निक्स भी, और इनके रिजल्ट भी PRP से थोड़ा सा बेटर हैं कुछ मामलों में, तो इनकी तरफ भी ऑप्ट कर सकते हैं बहुत से पेशेंट को चाहें तो। मतलब कोई चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ हाँ, पे। डेफिनेटली। और स्किन से रिलेटेड भी आप लोग करते ही हैं? स्किन से रिलेटेड तो है, मैं बेसिकली डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ ही, इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के अलावा भी, तो जितने भी स्किन रिलेटेड जो भी कंडीशन है, फिर लेज़र हेयर रिमूवल है, केमिकल पील है, हाइड्रा फेशियल है, या रेडियो फ्रिक्वेंसी से आपका टैग मोल ये सब रिमूवल है, तो ये सब चीज़ें, एक्ने स्कार की ट्रीटमेंट, ये भी हमारे क्लिनिक में होती है। अच्छा हाँ, कुछ जैसे कमेंट्स ऐसे भी थे कि बहुत से जो क्लिनिक है वो दिखाते हैं कि हमारे यहाँ डिग्री डॉक्टर हैं, डिग्री होल्डर डॉक्टर्स हैं, बट जब ट्रांसप्लांट कराने जाओ तो टेक्नीशियंस कर रहे होते हैं। तो आपके यहाँ तो जैसे मेरा प्रॉपर डिग्री आपके पास है और आपने आई थिंक मेरा ट्रांसप्लांट भी करा था, तो मुझे यहाँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट फिर भी आप ये बात क्लियर कर दीजिए कि अगर आपके पास कोई आता है तो उसका ट्रांसप्लांट जो डॉक्टर ही करते हैं, टेक्नीशियन नहीं करते, मतलब ऐसा कुछ? देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि पहली बात, ट्रांसप्लांट के दौरान आप बेहोश नहीं होते हैं, मतलब ऐसी कोई एनेस्थीसिया सिर्फ सुन करने के लिए दिया जाता है। जो भी अच्छे क्लिनिक हैं, बहुत बार घोस्ट फैकल्टी के बारे में आपने सुना होगा, ऐसे ही घोस्ट डॉक्टर्स भी होते हैं कि जिनका नाम यूज़ किया जाता है पेशेंट को खींचने के लिए। कई बार ये भी यूज़ किया जाता है कि हम तुर्की से बुला रहे हैं, हम UK से बुला रहे हैं, हम US से बुला रहे हैं। कोई भी पेशेंट एक बहुत सस्ती सर्जरी करने के लिए, कोई भी डॉक्टर इतने सस्ते में इतनी दूर से नहीं आएगा। तो आप पहले समझ जाइए, जिसके पास एक परमानेंट स्टाफ ही नहीं है वो कहाँ से क्या बुलाएगा। यदि वो इतनी सर्जरीज अच्छे से कर रहा है तो उसे बाहर से बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब रेगुलर सर्जरी करते हैं, जो भी अच्छे सेंटर में रेगुलर सर्जरीज हो ही रही है। तो परमानेंट स्टाफ, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, सीनियर होना चाहिए, वो डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी डिग्री अलग अलग नाम की, कोई UK US से, वो सब झूठ है। ऐसी कोई डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं है। बहुत सारे लोग चाइना से MBBS करके आते हैं या रशिया से या नेपाल से, और उसके बाद वहाँ की डिग्री ऐड कर देते हैं, जो कि इंडिया में वैसे वैलिड नहीं है, वो होती नहीं। वो साथ ही MBBS के हाइप साथ बढ़ाने के लिए की डिग्री मिल जाती है, वो सब हाइप बढ़ाने के लिए। सिंपल सा है, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन चेक करना चाहिए। आप कहीं भी, जैसे मेरा भी आप देख सकते हैं, मैंने चेक करा था, आपने बिल्कुल में, हाँ। तो आप देखिए कि MBBS कब हुई है, MD कब हुई है, तो आप समझ जाएं कितना एक्सपीरियंस है। फिर सर्जरी के कुछ पार्ट हैं, जैसे कि हम FUE में जो बात करते हैं, स्लिटिंग एंड डिजाइनिंग, कि भाई क्या एंगल रहेगा, क्या डेप्थ रहेगी, ये तो पूरी तरह मेन डॉक्टर को ही करनी चाहिए जो सबसे एक्सपीरियंस है। ये भी यदि कोई नया करता है तो उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर दूसरी चीज़ है, एक्सट्रैक्शन भी डॉक्टर्स को मिलकर करनी चाहिए। तो ज़्यादातर हमारे जितने भी क्लिनिक हैं उसमें टेक्नीशियन सिर्फ इम्प्लांटेशन करते हैं। मतलब टेक्नीशियन का कुछ पार्ट है, करते हैं, पार्ट है, क्योंकि अकेले आप इतनी बड़ी सर्जरी नहीं कर सकते। उसमें फिर यही होगा कि आप एक दिन में 1000-1200 ग्राफ्ट लगाए, जैसे हम 8 साल पहले लगाते जब टेक्नीशियन नहीं होता। ये सेम प्रोसेस वही है, जब हम ऑपरेशन कराते हैं तो मेन डॉक्टर करता है, बट साथ में नर्स भी होती है, कंपाउंडर भी होते हैं। रोल एक रहता है सबका, लेकिन फिक्स रोल है। अब वो क्या है कि जो मेन प्लानिंग और डिजाइन वाला जो डेप्थ और ये सब डॉक्टर नहीं बनाएगा, सब कुछ ही वो कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ है। तो आप समझ जाइए ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप डेफिनेटली अपनी इसकी शिकायत MCI में भी कर सकते हैं, कोर्ट में भी आप जा सकते हैं कि आपको बोला कुछ था, हुआ कुछ। तो आप
थोड़ा सा अवेयर रहिए और किसी भी चीज़ को पूछने में पहले डॉक्टर से पूछिए कि क्या क्या आप करते हैं, आपके पास ये डिग्री है कि नहीं। जिसके पास डिग्री होगी उसे दिखाने में उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, शर्म नहीं आएगी, जिसके पास नहीं होगी वो गुस्सा हो गई। हाँ, मतलब जब आप बिल्कुल सही हैं तो आपको क्या गलत है कि कोई पूछ रहा है, वो गलत नहीं पूछ रहा, क्योंकि आप देख ही चुके हैं आजकल सिक्योरिटी हादसे भी हुए। पर्पस से। हाँ, तो वो चीज़ें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लोग सस्ते के चक्कर में या झूठी सिर्फ फोटो देख के बाहर क्लिनिक थे। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए सर्जरी के लिए। ऐसे नहीं कि आपने फ़ोन पे बात की, इंस्टाग्राम पे ऐड देखा और बुक करा दी और सर्जरी जाके करा ली। जाइए अपने डॉक्टर से मिलिए, क्वेश्चन पूछिए और सर्जरी वाले दिन भी उनसे मिलिए और देखिए क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। आंखें बंद रखेंगे तो कोई ना कोई बेवकूफ़ बना ही देगा। बनाए देगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने देखा था कि मेरी वीडियोस पे आए हुए थे कमेंट्स की भैया ऐसे ऐसे क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो सारे मैंने क्लियर कर दिए। बाकी कुछ और आएगा तो कमेंट कर देना, मैं अगली बार पूछ लूँगा, ठीक है। थैंक यू। PRP होगी हमारी डन। और आपने वीडियो के टाइटल में एक चीज़ देखी होगी कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी ट्रांसप्लांट के बाद। वो गलती मतलब हाल ही में मैंने करी है, जिससे मुझे नुकसान ये हुआ कि जो मेरा नेचुरल हेयर थे, बाय बर्थ हेयर थे, जो मेरे इस एरिया में थे, वो थोड़े से और कम हो गए हैं। जो ट्रांसप्लांट के हैं वो बिल्कुल फिट हैं, मतलब ट्रांसप्लांट में कोई दिक्कत नहीं हुई है। गलती मेरे से ये हो गई, जो मेडिसिन मुझे डॉक्टर साहब लिख के देते थे मैंने वो नहीं खाई, और इंस्टाग्राम रील यूट्यूब से मैंने वो देखे कुछ सप्लीमेंट्स जो थे मैंने वो लिए, और मुझे नहीं पता लगा। आज यहाँ पे आया तो मुझे पता लगा कि यार वो मॉडिफाइड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मतलब मेरे से गलती हो गई। तो कोई भी अगर ट्रांसप्लांट अगर कराता है या कराने की सोच रहा है तो कोशिश ये करना कि यार जो मेडिसिन हमें यहाँ से सजेशन मिल रहा है या जो भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई ये लो, वही लो। फालतू के पंगों में मत पड़ो कि यार वो अच्छी है, ज़्यादा बेटर है या सस्ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसप्लांट सक्सेस रहे, आपके बाय बर्थ हेयर जो बचे हुए हैं वो भी ठीक रहें, तो भाई गलती मत करो। और मेरे से गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं, बट ठीक है। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ मेडिसिन लिख के दिए हैं कि अब देखो आगे फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से। आई होप भगवान करे सब ठीक हो। मैं नहीं चाहता नुकसान हो, इतना खर्चा पहले भी किया है और अब दोबारा ट्रांसप्लांट कराना नहीं यार। भगवान सब ठीक रखे। तो ये मेडिसिन मैं ले रहा हूँ और अब कोशिश करूँगा कि भाई ये उल्टे सीधे सप्लीमेंट्स ऑनलाइन ना मंगाऊँ। मत मंगाना यार, किसी काम के नहीं है। PRP के बाद हम आए हैं अब अपने डोमिनोज, कुछ खाएंगे और उसके बाद घर को जाएंगे। आज का व्लॉग चाय के साथ खत्म करते हैं, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं अगले व्लॉग। हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा आ, हौली हौली मेहनतां दा नाम हुंदा।